नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि जब इस देश में इतने सारे मुद्दे हैं, रोज महंगाई बेरोजगारी की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, तो फिर इस देश में हिंदू मुसलमान कैसे होने लगता है। राजस्थान एक बार फिर हिंदू मुसलमान वाली सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है। भीलवाड़ा में कल रात एक लड़के का मर्डर हो गया। मामूली लेन देन का विवाद ये बताया जा रहा है। ऐसे मामले में देश में रोजाना आप कह सकते हैं इस तरह के मामलों की संख्या सैकड़ों में होती होगी, जो कि अपने आप में दुखद है। लेकिन जो लड़का मरा वो हिंदू था और जिन पर मारने का आरोप लगा वो मुस्लिम थे। इसलिए अब इस मामले पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। शहर में तनाव है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैले। तो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति अब आप समझ लीजिए, हिजाब, अजान, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा, बुलडोजर और मंदिर मस्जिद से होते हुए मामूली लेन देन को लेकर मर्डर तक आ चुकी है। और इन सब के पीछे क्या कोई सियासी टाइमिंग है, ये भी आज हम जानेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा पोल क्वेश्चन है कि चुनाव है, क्या इसीलिए देश में हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान हो रहा है? क्या इस देश में हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव है? आप जानते हैं इस साल आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और क्या सबकी निगाहें 2024 पर टिकी हुई हैं और इसी को देखते हुए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान देखने को मिल रहा है। आपकी राय जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मेरा छोटा वाला भाई और वो मुनाफ, मतलब दोनों में मतलब किराने की दुकान पर जिग-जैग हो गई थी और इस चक्कर में आपस में कहासुनी हुई थी। उसी के चलते हमला किया, जिससे कि एक आदमी ने उसको सवार कर दिया, जिससे उसकी मौत हुई। बेतर्क की बातें की गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिनको हमने अच्छे से आंसर कर दिया है। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं, इनको बोलो ले जाओ जो लेना है, मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि दिसंबर में कर्नाटक से हिजाब का मामला उठा था, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक महसूस किया गया। और उसके बाद एंट्री किसकी हुई? लाउडस्पीकर की एंट्री हुई, अजान ने एंट्री ली और ये मामला अजान वर्सेस हनुमान चालीसा बना दिया गया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो फिर इस पिक्चर में एंट्री हुई बुलडोजर की भी, जो खरगोन से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक चलता रहा। बुलडोजर का सोचिए जरा, धर्म तक ढूंढा जाने लगा, उस पर मजहबी लेबल भी लगाया गया। आरोप ये लगे कि बुलडोजर तो धर्म देखकर चलता है। और सवाल यहाँ नहीं सुलझा, इससे पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद पर राजनीति शुरू हो गई। जो कानून की दुहाई देते थे वो कोर्ट के आदेश पर रास्ता रोककर खड़े हो गए। इसके जवाब में अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी क्लेम हो चुका है। मुद्दा बड़ा हो या छोटा हो या फिर पैसों के लेन देन से जुड़े मर्डर का ही क्यों ना हो, सियासत को हिंदू मुसलमान करने का बहाना चाहिए, जो इस वक्त उसे भरपूर मिल रहा है। हिंदू मुसलमान की सियासत हैदराबाद के नागराजू के मर्डर में भी गुंजाइश ढूंढ लेती है और भीलवाड़ा में 20 साल के आदर्श तापड़िया के मर्डर में भी। तो क्या दिन रात हिंदू मुसलमान करने से ही भारत को महान बनाया जा सकता है? आज आपको भी सोचने की जरूरत है। और इसीलिए ताल ठोक के हमारा सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान पर हिंद हाई क्यों? हिंदू मुसलमान सियासत की दुकान, क्या मजहबी मारामारी का मतलब चुनाव की तैयारी माना जाए? हिंदू मुसलमान तो क्या दूसरे मुद्दों पर विराम लग जाएगा, जैसे कि ऑपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर हिंदू मुसलमान हिट, तो क्या कभी होगी सियासत फिट? ये वो सवाल है
जो आज हम पूछेंगे ताल ठोक के। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ AIM का पक्ष रखने के लिए अब से थोड़ी देर बाद सैयद असीम वकार जुड़ेंगे। इस वक्त आपको स्क्रीन पर डॉक्टर अजीज खान दिखाई दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर कह रही है ताजमहल लेना है ताजमहल ले लीजिए, लाल किला लेना है लाल किला ले लीजिए, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन इस देश के भाईचारे को अटैक करना बंद कर दीजिए। महबूबा मुफ्ती का सवाल है आपसे। इति जी, भाईचारे अगर कहीं खत्म हुआ सबसे भयंकर रूप से तो महबूबा मुफ्ती के ही जम्मू एवं कश्मीर में खत्म हुआ, और उनके अब्बा हुजूर मुफ्ती सैयद के कार्यकाल में ही अनंतनाग में भयंकर दंगे हुए, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो भाईचारा की बात तो कम से कम वो ना किया करें, बल्कि उन्होंने भाई को चारा बनाने का काम, हिंदू भाइयों को चारा बनाने का काम कश्मीर में किस तरह से हुआ, कैसे लाखों कश्मीरी हिंदुओं का निर्वासन वहां से किया गया, ये सब जानते हैं। अब दूसरा मुद्दा है, दूसरा बिंदु है कि क्या चुनाव के लिए इस तरह से जो है पर्पजफुली कोई एक दल कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जिनको मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है वो इस तरह की चीजें करते हैं। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो अभी आपने बीच के दिनों में देखा 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। चारों राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो या मणिपुर हो, किसी राज्य में आपने हिंदू मुस्लिम देखा? कहीं पर दंगे हुए, कहीं पर हमने उस सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो हैं हिंदुओं को दबाकर एक वोट बैंक खड़ा कर लेंगे और हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे, तो एक बड़े वोट बैंक का फिक्स डिपॉजिट लेके चुनाव जीत जाएंगे। और इसके आधार पर अगर वो कौम विशेष को प्रेरित करके हिंदुओं पर हमले कराएंगे, जैसे राजस्थान में हो रहा है, चाहे करौली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे अभी कल की जो घटना हुई है उस स्थिति को देख लीजिए। इन चारों स्थानों पर आप देखेंगे कि हमला स्टार्ट किसने किया। भाई करौली में पथराव किसने शुरू किया, जोधपुर में किसने हमले शुरू किए। तो ये बारंबार जो है एक ही जगह से एक ही तरह के लोग, और फिर देखते हैं कि करौली में जो है वो दंगा पीड़ितों को के साथ सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलता, मुसलमानों को विशेष ख्याल रखा जाता है। तो अगर राज्य में बैठी सरकारें स्वयं इस तरह का बर्ताव करेंगी कि एक कौम विशेष को आप प्रश्रय देंगी, उनके दंगाइयों को प्रश्रय देंगी, हिंसा को जो है संरक्षण देंगी, हिंसक तत्वों को संभालेंगी और जो पीड़ित हैं उनके साथ भेदभाव करेंगी, तो सर क्या परिणाम होगा? ठीक है, ये तो हिंदू वर्सेस हिंदू भी हो सकता था सर। ये जो सबसे लेटेस्ट मामला है भीलवाड़ा का जो मामला है, ये तो लेन देन का मामला था, इसमें तो रिलीजन की गुंजाइश कहाँ थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि आप थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी की बात कर रहे थे, तो उनके पिताजी आपकी समर्थन वाली सरकार में मंत्री रहे और महबूबा मुफ्ती के साथ आपने भी मिलकर सरकार चलाई सर। तो हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी है। डॉक्टर अजीज खान, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की बात यहां पर कर रहे थे, तुष्टीकरण की बात बीजेपी यहां पर कर रही है, उस पर आपका जवाब, और सैयद असीम वकार भी हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद उनका भी जवाब जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, ऐसा है कि अभी प्रेम शुक्ला जी से आपने कई सवाल किए, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान से बाहर नहीं निकल पाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज इस मुल्क को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हिंदू और मुसलमान के बीच में आपस में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यकीन मानिए ये मुल्क जो है, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को जरूरत है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। भारत को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए, इंसान को इंसान के नजदीक लाने की जरूरत है। आज इंसान से इंसान की दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। आज आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है, वो मुद्दे उभार करके खाई को सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। सब कहीं कोई भी किसी की भी मौत हो, चाहे वो आदर्श की मौत हो या किसी की भी मौत हो, मौत तो मौत होती है, मौत तो मौत है, चाहे वो हिंदू भाई की मौत हो चाहे मुसलमान की मौत है, मौत तो मौत है। हमारे मुल्क का बच्चा है वो। सर सवाल उनकी सियासत पर भी उठता है जो तुष्टीकरण की सियासत करते आए हैं। ज्ञानवापी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। बड़ा अपडेट ये, अब कल 12 बजे सर्वे को लेकर और कोर्ट कमिश्नर बदलने की जो अर्जी है उस पर कल फैसला आएगा।
ये बड़ी खबर है इस वक्त। हमारे साथ जयपाल है वाराणसी से। जयपाल, आपके पास और क्या अपडेट है, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है, उससे जुड़े हुए अपडेट भी, और जरा आप तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस समय ज्ञानवापी को लेकर ग्राउंड पर क्या सेंस है। देखिए, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई, और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हंगामा किया और एक बार फिर से बीच में कार्रवाई को रोकना पड़ा। और फिर एक बार सुनवाई जब शुरू हुई, जब कोर्ट बैठी, तो उसके बाद से ये निकल कर आया कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की दलील देता रहा कि मस्जिद परिसर के भीतर जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर वीडियोग्राफी नहीं होगी, और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि आखिर डर किस बात का है। अगर आप 11 बजे का इंतजार, जब कोर्ट कमिश्नर को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इस पर हर किसी के 12 बजे का इंतजार, माफ कीजिएगा, जब कोर्ट कमिश्नर को लेकर इस फैसले की बात, इस फैसले का ये फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद असीम वकार, थोड़ी देर पहले प्रेम शुक्ला, अगर आप उन्हें सुन पाए हो, उन्होंने सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं। सैयद असीम वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सैयद असीम वकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना सुफियान निजामी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। कहीं ना कहीं वोट बैंक बन गए ना मुसलमान भी, जिनका इस्तेमाल करते हैं सियासी दल। देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है और कौन लोग उसको प्रमोट करते हैं, ये आप सीनियर पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा इल्म आपको इस बात का है। सवाल इस बात का है कि राजस्थान में जान किसी की भी जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, घर किसी का भी जले, हिंदू का जले, मुसलमान का जले, सबके बारे में वही दर्द होना चाहिए जो खास किसी कम्युनिटी के एजेंडे को बनाकर पेश किया जाता है। आपने, जाहिर है कि राजस्थान में किसी की जान ली गई, आपने बहुत अच्छा इशू रखा, और मुझे उम्मीद है कि वहां की सरकार तत्परता के साथ और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मजहब के चश्मे को देखते हुए जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगी। लेकिन इस बात को भी जरूर हमें याद रखना होगा कि इसी मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जहां जहां पर भी कत्ल हुए, चाहे वो नजीब के साथ मामला हो, मोहसिन सादिक शेख के साथ मामला हो, अफराजुल के साथ मामला हो, तबरेज अंसारी के साथ मामला हो, पहलू खान के साथ मामला हो, वहां पर भी उसका धर्म देखने की जरूरत है कि क्यों उसके धर्म की बुनियाद पर उसे मार डाला गया। किसी हिंदू को अगर धर्म की बुनियाद पर मारा जाता है तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जब किसी मुसलमान को धर्म की बुनियाद पर मारा जाता है तो उस तरीके से ना डिबेट होती है, ना आवाजें बुलंद की जाती हैं, और ना कोई सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट के ठेकेदार आगे आकर निकलते हैं और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तराजू बराबर रखिए, पैमाना। मौलाना सुफियान निजामी, यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो नाम गिना है, मजहब के आधार पर आप बात कर रहे थे, ज्यादा दिन नहीं हुए सर। AIM का गढ़ है हैदराबाद, नागराजू, उम्मीद है आपने नाम सुना होगा। जी, ध्रुव त्यागी का नाम सुना है सर आपने? नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात, अंकित का नाम सुना है सर आपने? नागराजू के बारे में जब उसकी हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, तो आपने मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा, या मौलाना निजामी, क्योंकि आपने नाम जो गिना है सर, अभी आप सब नहीं सर, आपने अभी एक दलील रखी कि सिर्फ आपने एक लिस्ट गिनाई जिसमें एक भी हिंदू नाम नहीं था सर। आप उदाहरण तो देते हैं, आप चाहते तो हैं इस देश को धर्म से ऊपर उठाना। नहीं सर, दो तरफा बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। अभी आप तराजू को कह रहे थे, उसका स्केल बराबर होना चाहिए, स्केल पर बराबरी होनी चाहिए सर। आपने नहीं सर, सुनना नहीं है, मैंने सर मैंने आपको सुना और मैंने आपको बहुत पेशेंस के साथ सुना है। अब जब मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो आप उसमें अपना जस्टिफिकेशन तलाश रहे हैं सर। जस्टिफिकेशन क्यों तलाश रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए मैडम, आपको जिस एंगल से देखना हो उस एंगल से देखें, लेकिन मैंने अपनी बात की शुरुआत राजस्थान वाले केस से की है। अब आप उसको अगर ये चाहती हैं, अभी आपने ये कहा, ये ना आपने एक लिस्ट गिनवाई जिसमें आपने कहा मजहब देखकर, मजहब के आधार पर किलिंग की बात की, मजहब के आधार पर, उसमें आपको कोई हिंदू नाम नहीं मिला था सर? उसमें कोई हिंदू नाम नहीं था? नहीं, आपकी लिस्ट में वो हिंदू नाम सूट नहीं करता था, या फिक्स नहीं हो पा रहा था, या फिट नहीं हो पा रहा था, मुझे कहना चाहिए सर प्लीज। जब आप ये कहते हैं ना बराबरी से देखिए, तो आप सुनिए मेरी बात, तबरेज को भी उसी पैमाने, उसी नजरिए से देखा जाए जिस नजरिए से नागराजू को देखा जाना चाहिए सर। दोनों को बराबरी के नजरिए से देखा जाना चाहिए, बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। डॉक्टर रिजवान अहमद, इस देश में आर्गुमेंट की शुरुआत तो हर कोई यही कहता है कि एक सेक्युलर कंट्री है, सबको बराबरी का दर्जा मिले।
ऐसा क्यों होता है जब विक्टिम्स गिनाने की बारी आती है तो उनका धर्म देखकर ही विक्टिम गिनाए जाते हैं इस देश में? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय मैं हिंद। बिल्कुल चुपचाप बैठा था, उम्मीद है कोई बीच में नहीं बोलेगा। वैसे कभी ऐसा होता नहीं कि मैं बोलूं और कोई बीच में ना बोले। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बराबरी का सबको मिलना चाहिए, इसीलिए तो कह रहा हूं यूसीसी ले आओ, यहीं से शुरू करते हैं बराबरी की। पहली बात। दूसरी बात, मेरी उम्र 53-54 है और लगभग 40 साल तक की बातें मुझे याद। 14 साल का तब था तो मैं एक अवेयर चाइल्ड था, पेपर काफी पढ़ता था। एक बात बताऊं, ये कहानी क्या है? ये है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दर्द सांप्रदायिकता बढ़ने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दर्द इसका है कि तुष्टीकरण बंद हो गया। दर्द इसका है कि सरकारी बड़े रोजा इफ्तार बंद हो गए। दर्द इसका है कि मौलानाओं की एनजीओ को फंड मिलना बंद हो गया। दर्द इसका है कि मौलानाओं के पास लोग फतवे के लिए जाने बंद हो गए। ये है दर्द। सांप्रदायिकता तो बहाना है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। रामनवमी के पीरियड में 8 जगह छोटे बड़े बलबे हुए। मैं जानबूझ के उनको रॉयट नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग हलाक हुए? एक हलाक हुए गुजरात में, एक कोई मुस्लिम लड़का हलाक हुआ मध्य प्रदेश में और एक कोई सीरियसली इंजर्ड हुआ। 8 छोटे बड़े दंगे हुए। ये जितने भी आपकी पैनल पर बैठे हैं, कोई 16-17 साल का तो है नहीं कि इसको पुरानी बातें याद नहीं है। इस देश में एक दिन में दंगों में 200, 300 लोग मर जाते थे। सन 85 से लेकर सन 2000, सन 80, सन 75 के दंगों में तूने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? इस पे दंगे होते थे। तूने मेरी पतंग क्यों काटी? इस पे दंगे होते थे। एक शहर में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता था। अलीगढ़, मलियाना, मुरादाबाद में ईद की नमाज में जामा मस्जिद के अंदर गोली चली थी ईदगाह में। ये जो सब बैठे हैं, क्या ये नादान हैं? क्या ये 14-14, 11-11 साल के हैं जो इन्हें ये बातें नहीं पता? अरे आज बहुत शुक्र है हिंदुस्तान में कि एक दंगे की जिंदगी 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा है। पहले एक दंगा 3-3 महीने चलता था। 800, 600 लोग मरते थे। भागलपुर में 150 मुसलमान को मार के खेत में उनके ऊपर गोभी बो दी गई थी। गोभी क्या बताऊंगा? लगभग मेरी उम्र के हैं। शुक्र करिए कि आज का हिंदुस्तान मुसलमान के लिए महफूज है। शुक्र करिए आज के हिंदुस्तान ठीक है, जल्दी से काउंटर ले लिया। बेहतर आवाज सुनी जा रही है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया यहाँ पर। डॉक्टर रिजवान अहमद, जल्दी से डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद मौलाना सूफियान निजामी, जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, ऐसा है कि रिजवान साहब के आप पे लगता है ये चश्मा सही से नहीं लगाए। ये देख नहीं पा रहे कि आप देख नहीं कि पिछले, अरे भाई 1 मिनट प्लीज, अब काउंटर करने दीजिए मुझे। सर ये काउंटर कर रहे हैं आप? ये काउंटर करना है, इसको आप तार्किक दलील कहते हैं सर? ये काउंटर डॉक्टर अजीज खान, इसको आप काउंटर करना कहते हैं? एक सेकेंड, आप किसी के चश्मे पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं काउंटर कर रहा हूँ, इसे काउंटर करना कहते हैं सर? ये तार्किक तरीका है। निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, मुद्दे पर रहिए। तार्किक तौर पर जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। चश्मे की चिंता मत कीजिए। चश्मा का मतलब ही नहीं समझ। जो चश्मा ये लगाए हुए हैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, कि सोच चश्मे वाली सोच की बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से जो पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं, दंगे का स्वरूप एक जैसा है। कई पार्टियों की भी है। उन्होंने कौन से चश्मे लगा रखे हैं? उसमें नहीं जाते हैं सर, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। आप जवाब दीजिए जो उन्होंने पॉइंट उठाया। अरे भैया आप बोलने नहीं देंगे, सुन रही हूं सर, बोलने नहीं देंगे। निजी पूरे देश में दंगे का स्वरूप एक जैसा है। सुनिए ना मेरी बात, आप मुझे मौका दें, बात करने दें। पूरे देश में दंगे का स्वरूप एक जैसा है। आप देखिए शोभा यात्रा निकल रहा है, हनुमान जयंती, रामनवमी, और इसी में तमाम तरीके का दंगा फसाद मारकाट। क्या मतलब है? आप बताइए, पूरे देश में एक जैसा दंगे का स्वरूप है। ये नहीं दिख रहा है रिजवान साहब को? मैं बताना चाहता हूँ कि आज बीजेपी बैकफुट पर है। उसके पास बताने को कुछ नहीं है। जब महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, आज पिछले 1 महीने में 4000 आदमी मर गया, मुझे पता नहीं। मेरी बात, अरे भाई हमें मत करिए आप।
रिजवान हाँ। 2000 मैं मंगल ग्रह गया हुआ था, मुझे पता नहीं था कि फौज में भर्ती है 81,000 पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। अलग अलग जगहों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। जब लोग मांग कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए आज तमाम तरीके के मुद्दे उभारे जा रहे हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, तमाम तरीके के मुद्दे ऐसे उभार करके मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे नहीं ध्यान जा रहा है। इरफान साहब जरा उस पे, रिजवान साहब जरा उस पर प्रकाश, जरा 30 सेकंड का काउंटर देंगे, 30 सेकंड का काउंटर। बेरोजगारी की क्या स्थिति है आज? युवा अभी बताता हूं एक काउंटर में लूंगी मौलाना सुफियान निजामी का। डॉक्टर अजीज खान, वो जो पॉइंट उठा रहे थे उस पर आप कोई दलील तार्किक तौर पर दे नहीं पाए सर? उन्होंने जो बातें उठाई, जो उन्होंने एग्जांपल्स इस्तेमाल किए, उसका आप उसका काउंटर नहीं दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं। मौलाना सुफियान निजामी, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले इसी तरह के बातें उठाई थी, मैं दूंगी वापस फ्लोर डॉक्टर रिजवान अहमद आपको। प्लीज 2 काउंटर्स में लेना चाहती हूँ, प्लीज मौलाना सुफियान निजामी। जी आदित्य जी, बहुत खूबसूरती के साथ रिजवान साहब ने एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई है, और मैं बड़े माजरत के साथ इनसे ये कहूंगा कि ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। तो जिस तरीके की हंसी ये हंस रहे हैं सब सीटर पे। सवाल का जवाब दो मैडम, माफ इधर कीजिएगा, उधर की ना बताओ भाई, सवाल का जवाब दो। अगर आपको बात नहीं सुननी है और कॉमेडी शो बनाना है डिबेट को, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अरे तो मौलाना निजामी फॉर बीइंग फैक्चुअल, वैसे आप एक ये कॉमेडी शो नहीं है ये एक सेकंड सुन लीजिए। आप जिस शो में बैठे हैं वो बेस का नंबर 1 शो है, इसे करोड़ों लोग देखते हैं। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी। और सिर्फ भारत ही नहीं, सर सुन लीजिए, अब जब आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए सर। नहीं, हाँ जी सुन लीजिए, 150+ कंट्रीज में देखा जाता है, तो आप उसको लेबल मत कीजिए। आपसे जो सवाल पूछे वो कॉमेडी कर रहा है सर, ये आपको सोचने की जरूरत है। आप जिस ओहदे पे हैं आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है तो वो कॉमेडी कर रहा है। नहीं, कॉमेडी बिल्कुल कॉमेडी कर रहे हैं। आप अपनी बात ही नहीं रखने देंगे। कोई बात करेगा उधर से आप हंसेंगे। आप रखिए ना बात। आपने बात कहाँ रखी? आप तो कॉमेडी शो पर चले गए। आपने एक बात कहाँ रखी है? आपने एक लिस्ट गिनवाई थी यहाँ थोड़ी देर पहले। और लिस्ट बैठे हैं। अगर आपको उनकी विचारधारा के तहत उनका पक्ष लेना है तो माजरत है। अगर आपको सबको अपनी बात रखने देना है तो मैं अपनी बात रखूंगा। मौलाना साहब, मौलाना सुफियान निजामी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सुनिए सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने तर्कों के माध्यम से किसी को भी जवाब दे सकते हैं। आपको इस डिबेट को डिरेल करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुद्दे पर रहें और तर्क से जवाब दें। मैं ड्रेल नहीं कर रहा हूं। उनसे कह दीजिए थोड़ा सा अदब और तहजीब के दायरे में, नेशनल शो है आपका, सारे लोग देख रहे हैं, अपनी बात रखने दें। हंसने के लिए बहुत से मौके हैं, हंसते रहिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए आपको। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रिजवान साहब ने गिनाई, लेकिन रिजवान साहब ये कहना शायद भूल गए कि इसी देश के अंदर कभी भीड़ तंत्र फैसला नहीं करता था। भीड़ किसी को जान से नहीं मारती थी, लेकिन इस देश में हो रहा है कि भीड़ें इंसानों की हत्या कर रही हैं। राइट होते थे, दंगे होते थे, कम्युनिटी के दरमियान बवाल होता था, लेकिन ये नहीं होता था कि ट्रेन में कोई सफर कर रहा है, उसकी दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर उसे कत्ल कर दिया जाए। कोई गाय लेके जा रहा है उसका बेचने के लिए, तो उसको ये कहकर कत्ल किया जाए कि गाय को ज़बह करने जा रहा है। कोई इसलिए नहीं मारा जाता था। इसलिए अगर मालूमात दीजिए तो पूरी दीजिए, वरना सिर्फ एक तरीके की बात करना, ये सबको आता है, सब कर सकते हैं। पैमाना बराबर रखिए तो मैं समझता हूं सही बात लोगों तक पहुंचेगी। तो एक सेकेंड, मौलाना सुफियान निजामी, आपके हिसाब से भारत में दंगों का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है? मैडम, मैंने ये कब कहा? नहीं, आप बताएं ना, फिर बताएं आप कब से शुरू हुआ। अगर आप ये कहना चाहती, अगर आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलाना चाहती हैं तो बताइए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते सर, इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं आप? ये बताइए, मैंने ये कब कहा कि 2014? आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आपके हिसाब से ये भीड़ तंत्र कब से हावी है? जिस भीड़ तंत्र की बात आप कर रहे हैं, आप ये बताइए 2014 से पहले भीड़ तंत्र किसी की हत्या करता था? मॉब लिंचिंग होती थी? आप ये बताएं मुझे। अच्छा, 1947 के बाद, 1947 में आजादी के बाद इस देश में क्या हुआ था मौलाना सुफियान निजामी? एक वाकया नहीं, आपने अब आप सर मुझसे अब तार्किक तौर पर ही बात कीजिएगा। 1947 के बाद इस देश में क्या हुआ था? आप बता दीजिए।
सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 1947 के बाद इस देश में, 1947 में आजादी के बाद इस देश में क्या हुआ था सर? सीधे तौर पर तार्किक तौर पर बात कीजिए मुझसे। आप नहीं बोल रही हैं, मॉब लिंचिंग पर आप क्यों नहीं बोलती हैं? सर मॉब लिंचिंग पर लगातार बोल रही हूँ मैं। आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को एक्सपोज किया थोड़ी देर पहले मैंने। आपने कहा एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि आपको ध्रुव त्यागी का नाम क्यों नहीं याद रहा, आपको अंकित का नाम क्यों नहीं याद रहा, आपको नागराजू का नाम क्यों नहीं याद रहा? मजहबी आधार पर किलिंग सबकी बराबर है ना सर? आपने मॉब लिंचिंग पर एक लफ्ज नहीं बोला। सर मुझे आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है सर कि मुझे किस बात पर क्या बोलना है। आपके शब्दों से नहीं सीखूंगी मैं। जैसे आपको ये बुरा लग रहा, आप ये नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं आपको क्या बोलना है, और मैं बताती भी नहीं हूं। आप भी मुझे मत सिखाइए मुझे क्या बोलना है और क्या सवाल पूछना है। मौलाना सूफियान निजामी, नहीं सर मुझे सवाल पूछना मत सिखाइएगा आप मुझे मत सिखाइए क्या बोलना है। और आपके जो मॉब लिंचिंग के फिगर्स है ना, वो तबरेज खान और पहलू खान तक ही आकर सिमट जाते हैं सर। तबरेज और पहलू खान में ही सिमट जाते हैं। तबरेज अंसारी और पहलू खान से आगे नहीं बढ़ पाते सर आप मॉब लिंचिंग की जब बात होती है। बनिए, अगर मॉडरेटर है तो मॉडरेटर बनिए। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे मॉडरेटर रहना है, मुझे कैसे सवाल पूछने हैं, उसके लिए मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है सर। मैं आपसे, क्योंकि आपसे सवाल पूछ रही हूँ इसलिए आपको बुरा लग रहा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला सर, आपसे सीखने की जिस दिन जरूरत पड़ी तो उस दिन मैं वहीं आऊंगी आपसे सीखने के लिए। आप स्पोक्स पर्सन है दारुल उलूम फरंगी महली लखनऊ में, मैं वहां पे क्लास लेने आऊंगी सर। लेकिन वो दिन आएगा नहीं सर। मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये जो विक्टिम नैरेटिव है ये नहीं खेलती मैं, विक्टिम नैरेटिव पर नहीं खेलती मैं। सवाल पूछना आता है मुझे, सवाल पूछना आता है प्लीज। प्रेम शुक्ला, नहीं सर, सब कुछ मैं धार्मिक चश्मे से नहीं देखती हूँ। कानून व्यवस्था की समझ है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी समझ है, राइट्स की भी समझ है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी समझ है, विक्टिम नैरेटिव की भी समझ है, और डबल स्टैंडर्ड्स की भी समझ है, और असहिष्णुता क्या होती है उसकी भी समझ है, और सहिष्णु क्या होता है वो भी समझ आता है। एक प्रिज्म से नहीं देखती। प्रेम शुक्ला मैडम। हाँ सर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बोलिएगा सर। अब आप प्रेम शुक्ला जी। अदिति जी ये तो कह रहे भीड़ तंत्र इस तरह से हावी नहीं हुआ था जिस तरह से आप हावी है। नहीं, किसी को स्मृति भ्रंश हो गया हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जैसे डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो सवाल पूछा, 16 अगस्त 1946 से लेकर आप कृपा करके 26 मई 2014 तक का इतिहास देख लें। जिनको लगता है कि 2014 के बाद ही इस देश में मॉब लिंचिंग प्रारंभ हुई, वो 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन के बाद 10 लाख से अधिक निर्दोषों का कत्लेआम हुआ था। 1964 में जमशेदपुर के दंगे कैसे शुरू हुए, 1977 के भागलपुर दंगों में क्या हुआ, मलियाना, मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर के 2013 तक के दंगे, और मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वो दंगे कैसे हुए कि एक हिंदू युवती का, उसके छेड़छाड़ करने वालों का विरोध उनके भाइयों ने किया, उनकी हत्या कर दी गई, हत्यारे पुलिस थाने ले जाए गए, पुलिस थाने में उनके पास सारे सबूत थे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और छोड़ा किसने? मोहम्मद आजम खान के आदेश पर, यानी सरकार में बैठे मंत्री ने छुड़ा दिया। आप कृपा करके मुझे 2014 के बाद एक इंसिडेंट बता दीजिए कि किसी मंत्री ने किसी हत्यारे को फोन करके थाने से रिहा करा दिया हो। कहीं आपको इस तरह घटना नहीं मिलेगी। तबरेज खान हालांकि चोरी के मामले में था, फिर भी उसकी पिटाई करने वाले जो हैं कन्विक्शन हुआ उनका। और आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, तबरेज और पहलू की बात उठाना, और तबरेज और पहलू की हत्या निंदनीय है और दंडनीय भी है, लेकिन क्या बादल की हत्या, चूंकि उसने एक मुस्लिम युवती से प्रेम कर लिया इसलिए उसकी हत्या कर देना, बसव राजू की दलित युवक की इसलिए कर्नाटक में हत्या कर देना कि मुस्लिम युवती से प्रेम कर लिया, नागराज की हत्या इसलिए कर देना कि उसने एक मुस्लिम युवती से प्रेम कर लिया, संजय की हत्या इसलिए कर दी जाती है फरीदाबाद में कि उसने मुस्लिम युवती से प्रेम कर लिया, और सब मॉब लिंचिंग है। लेकिन इन मॉब लिंचिंग में कोई भी कहीं से किसी लिबरल ने आवाज नहीं उठाई। मेरा कहना, अगर किसी ने, तबरेज भले ही उस पर चोरी का मामला हो, लेकिन हत्या करने का अधिकार किसी भी भीड़ को नहीं है। पहलू खान भले ही उसने जो है सीट को लेकर झगड़ा हुआ हो, लेकिन उसको लेकर किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, और उसको दंड मिलेगा। लेकिन जो लोग तबरेज और पहलू पर बोलते हैं उनको बादल पर भी बोलना चाहिए, उनको जो है नागराजू पर भी बोलना चाहिए, उनको बसवराज पर भी बोलना चाहिए। और हर नागरिक की हत्या है, उसका धर्म कृपा करके ना देखें, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। मौलाना सूफियान निजामी जी।
रिजवान जी मैं दूंगी आपको जी फ्लो। बताएं। जी वो कह रहे हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। उन्होंने कहा पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो, उतनी ही निंदनीय है उसकी भी हत्या है जितनी की किसी हिंदू विक्टिम की। धार्मिक चश्मे से मत देखिए। बिल्कुल प्रेम शुक्ला साहब ने जो बात कही बिल्कुल मुनासिब है। जो लोग धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं आप उनसे सवाल करिए, चाहे वो नागराजू की हत्या हो या तबरेज अंसारी की हत्या हो। सुफियान निजामी के नजदीक वो दोनों एक ही चश्मे से देखे जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा चश्मा नहीं है कि जो हम मुसलमानों को अलग चश्मे से देखें और हिंदुओं को अलग चश्मे से देखें। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब से एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है। एक आसिफ ने अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और दोनों की रजामंदी से की, तो फिर वहां पर आपका चश्मा कहां चला जाता है जब उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है? घर अगर उसका अवैध हो तो बुलडोजर चलेगा, किसी के लीगल घर पर अवैध बुलडोजर नहीं चल सकता। अगर किसी का घर अवैध होगा तो बुलडोजर चलेगा। अभी बुलडोजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर चला, आप कुछ नहीं बोल रहे साहब। वसंत कुंज पर बुलडोजर चला, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर चला जाता है, आप सामने लेट जाते हैं। अब ये क्या बात है भाई? डॉक्टर रिजवान अहमद को याद दिला रहे थे, आप भी किसी कॉमेडी शो में नहीं आए। तो आप ही बोल लीजिए मैडम। प्रेम शुक्ला मुझे बताइए ना मौलाना साहब, अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर बुलडोजर चला, आपकी कौम ने कितना विरोध किया जरा मुझे बता दीजिए। लिबरल्स कहाँ रहे विरोध करने? वसंत कुंज पर बुलडोजर चला, आप उस पर अभी जो है जी न्यूज ही खबर दिखा रहा है कि करोल बाग में बुलडोजर चलने वाला है। करोल बाग में बुलडोजर चले तो कोई आपत्ति नहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर बुलडोजर चले कोई आपत्ति नहीं, वसंत कुंज पर बुलडोजर चले कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और रोहिंग्या को आप समझते हैं कि हमारे कौम के लोग हैं, इसलिए उनसे दामादों जैसा व्यवहार किया जाए। ये गलत तरीका है, इसी कारण विभेद और विद्वेष पैदा होता है। मौलाना निजामी जी। हाँ देखिए अदिति जी, ऐसा है कि बहुत अच्छी तकरीर की है प्रेम शुक्ला साहब ने, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन शायद जमीन पर भी ऐसा होता। लखनऊ के अंदर इनके एक विधायक हैं, हमारी उत्तर विधानसभा में एलडीए पूरी कार्रवाई के लिए वहां पहुंचती है, सब कुछ होता है, पेपर सील, मकान सील कर दिया जाता है, बुलडोजर उस पर कार्रवाई करना शुरू करता है, तभी इनकी पार्टी के विधायक आते हैं और वो 2 नंबर का मकान, 2 नंबर की प्रॉपर्टी 1 नंबर में तब्दील हो जाती है। तब ये इनका जो तार्किक चश्मा है जिससे अभी ये बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे, मैं समझता हूं तब वो कहां चला जाता है, तब उसको किस चश्मे से देखा जाए? प्रेम शुक्ला जी, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत माना जाएगा उसको, उसमें चश्मा लगाने की आवश्यकता क्या है? अगर किसी के अवैध निर्माण को बिना प्रमाण के अगर वैध कर दिया तो गलत है, मैं तो गलत कहने को तैयार हूं। आप उसके लिए जो है आप कहिए ना शाहीन बाग वालों ने गलत किया, आप कहिए शाहीन बाग वालों ने गलत किया, मानिए ना इसको, जहांगीरपुरी वालों ने गलत किया कहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी अवैध निर्माण को बचाने निकला गलत है, कोई भी करे वो गलत है। आप कहिए ना शाहीन बाग वाले गलत है, आप कहिए जहांगीरपुरी वालों ने गलत है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अच्छा मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, आप मानते हैं ना? जहांगीरपुरी में कार्रवाई हो तो मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं ना, ये मानते हैं ना? आप अपनी कौम को समझाएंगे ना मैडम? एक मिनट, नहीं आप अपनी कौम को समझाएंगे ना कि आप जो दुष्प्रचार बंद करें कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, नहीं कृपा करके बताइए ना, आप तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और आपका काम अपनी कौम को जीवित जागृत रखना है और उसको जो है जगाए रखना, तो कृपा करके बताइए ना। शाहीन बाग के मामले में आप साथ चलेंगे ना कि अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चले, आप विरोध नहीं करेंगे? आपकी कौम ने विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर आप जो है राजी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजी हूँ। देखिए अवैध निर्माण कहीं भी हो, शाहीन बाग, धन्यवाद, लखनऊ में हो, धन्यवाद, यही मैं चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब दौड़ते हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट वसंत कुंज के लिए नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लिए नहीं जाते। उठा रहे हैं, जवाब ले लीजिए। वैसे मौलाना सुफियान निजामी, आपने जितना कन्वीनियंटली बुलडोजर की बात की ना सर, उसमें गुप्ता जूस कॉर्नर की भी बात कर ले तो बेहतर होता। तब वो लगता है जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि अलग अलग स्केल पर नहीं देखा जाना चाहिए, अलग अलग चश्मों से नहीं देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को एक नजरिए से देखना चाहिए, तो आपकी बातें जो थी बहुत वजनदार हो जाती, बहुत वजनदार हो जाती। लेकिन आपने नहीं गिनवाया गुप्ता जूस कॉर्नर। कोई बात नहीं, अब आप जवाब ले लीजिए सर। डॉक्टर रिजवान अहमद बहुत देर से आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब। देखिए अदिति, पहली बार आपके शो में हूं, बस मैं मुद्दे पे काउंटर करता हूं, इधर उधर की टिप्पणी नहीं करता। बहुत देर से निजामी साहब ने बोला, बताइए भीड़ तंत्र कहां था, बताइए भीड़ तंत्र इससे पहले कहां था।
जरा 11 अगस्त 2012 को आजाद मैदान मुंबई में क्या हुआ था रोहिंग्याओं के लिए, जरा शो के बाद गूगल करके पढ़ लीजिएगा। भीड़ तंत्र ने 2 आदमी मार दिए थे, 10 गाड़ियां जला दी थी मीडिया की, 60 पुलिस वालों के सर फाड़ दिए थे, औरतों के कपड़े फाड़ दिए थे, जवान ज्योति उखाड़ के फेंक दी थी, समझे? तो जरा होमवर्क करके आइए जब मैं डिबेट में हूं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथी ने बोला कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, रोजगार विकास की बात समाजवादी पार्टी से है, वो समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से। चलिए, ऐसा है अदिति जी, अगर इन्होंने इन मुद्दों की इतनी फिक्र 65-70 साल कर ली होती ना, गरीबी की, रोजगार की, विकास की, तो आज नरेंद्र मोदी जी बामुश्किल कहीं विधायक होते गुजरात में, और योगी जी अपने मठ में होते। अरे देश आपसे पीछा छुड़ा के मोदी और योगी की तरफ भागा है, तो उन मुद्दों की बात ना करिए जिनको ठीक करने का आपको मौका 65 साल मिला, और आप हिंदू मुस्लिम खेलते रहे और रोजा इफ्तियार और बिरयानी खेलते रहे, तो ये बात ना करिए। और तीसरी बार अदिति, अरे हमारा ऑपोजिशन क्या कोई मुर्गी है? हमने तो सुना था मुर्गी को दाना डालो चुगने आ जाती है। भाई वाह, नरेंद्र मोदी दाना डालता है और ऑपोजिशन चुगने चला जाता है। जब रोहिंग्याओं के लिए लड़ते हो तो क्या देश का विकास होता है? क्या रोजगार मिलता है? जब शाहबानों के लिए लड़े थे तो क्या देश का विकास हो रहा था? जब सायरा बानों के लिए ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाया था तो क्या रोजगार मिल रहा था? जब शाहीन बाग 5 महीने के थे तो क्या वहां पर नौकरियां बढ़ रही थी? जब हिजाब के लिए लड़ रहे थे तो क्या लड़कियों को रोजगार मिल रहा था? अरे छोड़ो भाई, सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के दुश्मन आप कांग्रेस और सपा, इस देश के दुश्मन आप, मुद्दे बनाओ आप और गाली दो मोदी और योगी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर रिजवान अहमद आपने उठाया, आप जवाब लीजिए। पहले डॉक्टर अजीज खान, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मौका तो आपकी तुष्टीकरण की सियासत ने दिया। आपका जवाब, उसके बाद मौलाना सूफियान निजामी से जवाब, जल्दी जल्दी। जवाब नहीं मिलेगा, देखना नहीं मिलेगा, सुनो अब। ठीक है सर, चलिए कोशिश तो कर सकते हैं ना सर। सुनिए रिजवान साहब, बोल चुके, आपका वक्त खत्म हो गया। अरे सुनिए ना, आप सुनिए, ऐसा है कि सरकार में आ जाने का यह कतई मतलब नहीं होता है कि आप हालात के तहत और सत्ता परिवर्तन होता रहता है। इससे परिवर्तन हुआ और अभी भी हुआ, ये इसका क्राइटेरिया नहीं करके आप सत्ता में आए हैं, इस पर भी जरा नजर दौड़ा लीजिए। आज जिस तरह लगातार बीजेपी 2 सीटों से लेकर उसने 350 का सफर तय किया, उसके पीछे वजह क्या रही? जरा वजह पर चर्चा कर लीजिए। वजह साफ रही कि आज हमारे इस मुल्क में नफरत का माहौल उसने बढ़ाया है। तो कभी मुद्दों में नहीं बात करना चाहती। और अरे सुनिए, हंसिए नहीं, कम हंसिए, शांति सुनिए मेरी बात। मैं कहना चाहता हूं कि यही बीजेपी है, इसने भाई को भाई से जुदा किया है। और जब ये मुल्क में लोगों को समझ में जिस दिन आ जाएगा। डॉक्टर अजीज खान, आपने बीजेपी इतनी बार बोला है सर, इस देश में डेमोक्रेसी है। एक सेकेंड मुझे आपसे सवाल पूछना है सर, क्योंकि आप ऑपोजिशन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और इंपॉर्टेंट सूबे में। सर, लोकतंत्र में है ना आप, या बीजेपी ने खुद ही को चुन लिया है? आप जनता के बीच गए हैं ना, जनता ने चुना है ना, आपका कहीं फेलियर रहा है ना, तो जनता ने चुना है। ऐसा है अदिति जी, फेलियर नहीं है, गुमराह किया गया, कंफ्यूज किया गया। तो आप रास्ते पर ले आते, इन्होंने कंफ्यूज किया था, आप रास्ते पर ले आते। आप भी तो उसी मैदान में थे, आप भी उसी जनता से बात कर रहे थे। मुद्दे से भटका करके, सुनिए, मुद्दे से भटका करके वोट ले लिया गया, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। सवाल उठा रहे हैं आपने देखा। डॉक्टर अजीज खान, आप ये कह रहे हैं इस देश की जनता नासमझ है, आप ये कह रहे हैं, और वो जनता आपको इस समय देख रही है,
बहुत बढ़िया। मैं नासमझ आप इस देश की जनता को कह रहे हैं कि वो नासमझ है, आप इस देश की जनता को कह रहे हैं कि उसे कोई भी गुमराह कर सकता है, ये कह रहे हैं। अरे सुनिए ना, देश की जनता भोली भाली है, बहकावे में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है। वो समझ रही है, लेकिन जिस दिन समझेगी उस दिन हालात आपने देखा। अच्छा, ना समझ है जनता, पड़ोसी मुल्क के बारे में कुछ जानकारी है, गुमराह हो जाती है, उसे भटकाया जा सकता है। अब आपने कहा ना समझ है, अब आप कह रहे हैं ना समझ है। जिस दिन उसे समझ आएगी, जिस दिन उसे समझ आएगी, डॉक्टर अजीज खान, लोकतंत्र में अगर लोक का ही सम्मान नहीं, अगर लोक की ही इच्छा और लोक के ही फैसले का सम्मान नहीं, तो सर आप किसके फैसले का सम्मान करेंगे? सर फिर आप किसके फैसले का सम्मान करेंगे? भूलिए नहीं, आपको जाकर वापस उसी जनता का सामना करना है। उसी जनतंत्र में आप चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र में चुनाव लड़ेंगे। आप तो जनता को आप मूर्ख बता रहे हैं, जनता को आप नासमझ बता रहे हैं, जिसने कि आपको उतनी भी सीटें दी जितनी दी उत्तर प्रदेश में। जनता समझ रही है। 10 सेकंड देंगी आदित्य, 10 सेकंड देंगी। जनता समझ रही है कि मासूम जनता को कैसे बरगलाया गया, मासूम जनता को कैसे बरगलाया गया, जनता समझ रही है। लेट हिम स्पीक। डॉक्टर अजीज खान, मुझसे सवाल है। हाँ, आप ही से है सर। देखिए अदिति जी, मुझे मौका दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। हाँ सुनिए ना, देखिए जनता मासूम है, जनता मासूम है, उसको मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया गया और फिर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा जब जनता पूरी तरह से आपके नापाक इरादों को समझ जाएगी, यकीन मानिए उखाड़ कर फेंक देगी। अभी पड़ोसी मुल्क में देखा क्या हुआ, पड़ोसी मुल्क में क्या हालात पैदा हुए जब जनता समझ गई। वहां भी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके आप जनता को बता रहे हैं कि जनता बच्ची है का प्रयास किया गया। नहीं, आप ये कह रहे हैं डिस्कशन में बैठकर कि जनता बच्ची है, जनता बच्ची है, जनता नासमझ है, जनता मूर्ख है, जनता को भटकाया जा सकता है। सर आप क्या कह रहे हैं? आपको इस बात का एहसास भी है? क्योंकि जिसे आप मूर्ख, नासमझ, भटकने वाली बता रहे हैं ना, वही आपको वोट देती है सर, और वही समय आपको देख भी रही है और इस समय सुन भी रही होगी कि आप उसको कितना कमतर आंक रहे हैं, कितना कमतर आंक रहे हैं, ये भी देख रही होगी डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर रिजवान, आप काउंटर करना चाह रहे थे, आपका काउंटर। बस नहीं, कोई काउंटर नहीं, बस 10 सेकंड की छोटी सी बात है। अच्छा, इतनी देर में मैं बड़ा परेशान हो गया दीदी। अच्छा, 125 विधायक आए उत्तर प्रदेश में सपा के, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस 125 सीट में जो जनता थी वो सियानी थी और ज्ञानी थी, और जहां बीजेपी के विधायक आए वहां की जनता मूर्ख थी। तो क्या अजीज खान भाई वो लिस्ट हम लोगों को दे सकते हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में विधायकी क्षेत्र सियाने और अक्लमंद और होशियार हैं और कौन कौन से क्षेत्र मूर्ख, भोले और नादान हैं? कोई ऐसी लिस्ट बनाई है आपने अजीज भाई? नहीं, उसमें भी उनको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं, जहां से उनके विधायक चुनकर आए वहां सब वोट इन्हीं के विधायक को पड़े हैं। वहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग पार्टियों को वोट मिला होगा। तो फिर वो परसेंटेज उस ज्ञानी जनता का, जो जिस ज्ञानी जनता की परसेंटेज को लेकर आप पूछ रहे हैं परसेंटेज। डॉक्टर अजीज खान, प्लीज डू टेक दैट पॉइंट ऑल्सो इनटू अकाउंट व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन। डॉक्टर अजीज खान, अगले प्रोग्राम में हम लोगों को पूरी लिस्ट देंगे कि उत्तर प्रदेश में सियाना कौन कौन है और मूर्ख कौन कौन। अरे आप कोई लिस्ट के ठेकेदार नहीं है कि मैं आपको लिस्ट दूंगा, आपको लिस्ट का कोई आप ठेकेदार नहीं है, आपको लिस्ट दूंगा। अरे हंस रहे फिर हंस रहे, अजीब आदमी है भाई। ऐसे डिबेट में मैं शामिल नहीं होऊंगा। ये अगर बात करेंगे मैं अदिति की बात नहीं करूंगा। ये हंसने आए। अरे डॉक्टर अजीज खान तो लग रहा बुरा मान गए। डॉक्टर अजीज खान बुरा मान गए। डॉक्टर अजीज खान, ये डिबेट तो आप देख ही पा रहे होंगे सर। किसी की हंसी आपको बुरी लग गई सर, आपको किसी की हंसी बुरी लग गई, और आपको हंसी इसलिए बुरी लग गई क्योंकि उसमें आपसे सवाल थे। अगर आपको सच में, अगर आपको इतने असहिष्णु नहीं होना चाहिए सर, जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वो असहिष्णु हुए जा रहे हैं, देश असहिष्णुता की तरफ बढ़ रहा है, असहिष्णुता फैल रही है, असहिष्णुता, तो सर सवालों का सामना करना चाहिए था ना, आपको सवालों का सामना करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही सयानी जनता और नासमझ जनता का फर्क आपसे करने के लिए कहा गया, आप चले गए सर, आपने डिबेट छोड़ दी। ये क्या तरीका हुआ? सवालों से भागना थोड़ी डिबेट है।
प्रेम शुक्ला जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल, एक परसेप्शन जो बहुत ज्यादा बन रहा है, वो यही बन रहा है कि इस देश में असल मुद्दे, महंगाई, इकोनॉमी, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है जिसमें लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, हिजाब, अब ज्ञानवापी मस्जिद, इन मुद्दों को जानबूझकर सियासी शय मिल रही है और आरोप आपकी पार्टी पर है। अदिति जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो चाहता हूं कि लोग बेरोजगारी पर, इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश की महंगाई पर चर्चा करें, ताकि हम उस पर जो है अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सकें। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था 2014 में कहाँ थी और 2022 में कहाँ है? क्या हम जो है 8वें स्थान से 5वें स्थान की सशक्त अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में इन 8 वर्षों में नहीं बने? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं कोविड महामारी के बाद भी IMF और वर्ल्ड बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी 7.5% से जिसका ग्रोथ रेट है वो भारत है। चाइना का भी वो ग्रोथ रेट नहीं, अमेरिका का ग्रोथ रेट नहीं, यूरोप पे किसी का ग्रोथ रेट नहीं है। क्या कभी इस पर चर्चा करने के लिए आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ कभी विपक्ष आपके पास आया है? बेरोजगारी के संदर्भ में तमाम योजनाएं, रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, बल्कि रोजगार जो है, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का आकार जब बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। जब आप जो है करोड़ों शौचालय बनेंगे तो रोजगार होगा। जब आप जो है सबसे अधिक सड़कें तीव्र गति से निर्माण हो रही हैं तो रोजगार निर्माण हो रहा है। सबसे अधिक तीव्र गति से मकान बन रहे हैं तो रोजगार का निर्माण हो रहा है। सबसे अधिक अगर खाद्यान्न का उत्पादन इस समय हो रहा है तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक तौर पर है। सर्वाधिक विद्युत का अगर निर्माण हो रहा है तो रोजगार का निर्माण हो रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था का आकार सतत बढ़ता जा रहा है, यह इस बात का संकेत है कि रोजगार है। प्रेम शुक्ला जी, ये अपने आप में डिबेटेबल है, लेकिन जो सवाल मेरा आपसे था कि ये परसेप्शन क्यों बनता जा रहा है और ये बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस परसेप्शन को तोड़ने की जिम्मेदारी बीजेपी की है कि इस देश में बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको रोकूंगी, माफी के साथ रोक रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान शायद डेटा लेकर आए हैं समझदार जनता का और नासमझ जनता का, थोड़ा सा उस डेटा पर बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान, आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर अजीज खान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनके साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूटा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, आप बात पूरी कर ले। जो सवाल मैं आपसे, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है और उसे लेकर जी बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, फिर उसी का उत्तर मैं थोड़ा आगे जो है एक्सटेंड करता हूं। देखिए, भारत पहली बार महाशक्तियों के बीच जो है सशक्त राष्ट्र की उपस्थिति पैदा कर रहा है। भारत में महंगाई जो है पहले 2004 से 14 की तुलना में या उसके पहले की तुलना में मुद्रास्फीति दर नियंत्रित है। बेरोजगारी दूर हुई और हम सशक्त अर्थव्यवस्था बने। अब हम ये चीजें जनता के बीच ना ले जा सके, इसीलिए विपक्ष उल्टा जो है हम पर जो है हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा है। जैसे डॉक्टर रिजवान खान ने आपके सामने रखी बात और उसका उत्तर यहाँ पर 3 जो है विपक्ष के आरोपों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 पैनलिस्ट थे। किसी ने भी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो प्रश्न पूछा कि भाई इस देश में एक दिन में हजार लोगों का कत्लेआम हो जाया करता था, लेकिन आप 2014 से 2022 के बीच छिटपुट घटनाओं के अलावा कोई घटना नहीं हुई। मॉब लिंचिंग गिनाने के अलावा आप कुछ गिना नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि भारत में सबका साथ, सबका विकास, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करते हैं। आपके ओपोनेंट्स यही कहते हैं। बिल्कुल धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो तो भाई देखिए, विपक्ष से आप क्या अपेक्षा करती है कि विपक्ष हमारा प्रशस्ति गान करेगा? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जिनकी राजनीति की बुनियाद जो है वो सिर्फ एक कौम को, सिर्फ मुसलमानों के एकीकरण की बात करके विभाजन की बुनियाद पर जिसके राजनीतिक दल का एजेंडा हो, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो कहेगा कि भारत बी टीम तो आप ही की बताए जाते हैं। हमारी कभी नहीं भाई, वो तो समर्थन देते हैं कांग्रेस को, समर्थन देते हैं टीआरएस को, साथ खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी के साथ और बात तो करते हैं कि हमारी बी टीम है।
आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी भी एआईएमआईएम ने भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को समर्थन दिया है? एआईएमआईएम महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन देती है। एआईएमआईएम जो है कांग्रेस को समर्थन केंद्र में लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को देती है। लेकिन चुनाव में वोट काटने के लिए, चुनाव में वोट में सेंध लगाने के लिए, चुनाव में वोट में सेंध लगाने के लिए आपकी मदद करती है एआईएमआईएम। इस तरह के आरोप लगते रहे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो विपक्ष ने इस आधार पर निर्वाचन आयोग में जाकर उनके रजिस्टर्ड सदन को रद्द करने की बात करनी चाहिए। हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर विपक्ष को लगता है कि ठीक है सर। डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक पॉइंट में उनका लूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान प्लीज जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच। देखिए, आपने कहा प्रेम शुक्ला भाई से कि ये परसेप्शन बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है, आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर चलिए मान लेता हूं कि ये ऐसा कुछ मामला महंगाई रोजगारी का चल रहा है। यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ आया अभी 1 साल पहले, जो योगी जी लेके आए थे, वो शादी को लेकर, जिसको लव जिहाद लॉ भी कहा गया। मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया, मुसलमान सड़कों पर नहीं निकले, मुसलमानों ने फतवे नहीं दिए, बवाल नहीं किया। अब मुझे इस पैनल में सब लोग बैठे बता दें, क्या एंटी कन्वर्जन लॉ मुद्दा बन पाया? डिबेट हुए? नहीं हुए, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि हमें इससे मुद्दा नहीं बनाना है। अल्लाह का शुक्र कि उनमें अकल आ गई। अगर वो मुद्दा बना देते तो फिर यही विपक्ष आके कहता कि सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। दूसरी बात, जो पूरा इसका जो पूरा ढांचा सामने निकल के आ रहा है, जब वो बोलते हैं मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, ये बताइए, जब ओवैसी जी, जिनको मैं प्यार में बैरिस्टर जाहिलिया बोलता हूं, उन्होंने कहा कि जब योगी मठ में चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। अब वो शिकंजी तो पिलाने की बात कर नहीं रहे थे मीठी, वो तो धमकी दे रहे थे ना, तो फिर टारगेट तो वो भी करने की धमकी दे रहे थे ना। तो अगर तुम्हें दूसरे के टारगेट करने से डर लगता है तो तुम भी टारगेट करने वाली भाषा पहले बोलनी बंद करो। सीखो कि देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रिश्ता क्या होता है, सीखो कि मिलजुल के कैसे रहा जाता है, उसके बाद अगर तुम्हें कोई टारगेट करे। और तीसरी बात, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। अयोध्या में 7 लड़कों ने मस्जिद के सामने जाके टोपी लगा के बदतमीजी करी, कुरान पाक की बेअदबी की सबको मालूम है। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, 7 हिंदू निकले, पुलिस ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पुलिस ने बताया कि 7 हिंदू थे, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और पुलिस को 2 लाख का इनाम दिया गया। अगर पुलिस ये ना बताती वो 7 हिंदू थे तो तुम क्या कर लेते? शाह फैसल, जिसने इस सरकार पर थूका था, उस पर आरोप लगाए थे, आज से 1 महीना पहले उसने सरकार को चिट्ठी लिखी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस ले लो। सरकार ने उसे वापस ले लिया। अरे तुम इस सरकार पर आरोप लगाते हो तुमको टारगेट करने का, तुमको शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। तुम्हें बीजेपी को वोट देना है दो, नहीं देना ना दो, पर खुदा के वास्ते, देश के भाईचारे के वास्ते कम से कम झूठ बोलना तो बंद कर दो। यहाँ पर सवाल तो आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्टर रिजवान अहमद उठा रहे हैं, लेकिन चिंता जिस बात को लेकर होनी चाहिए, सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उससे देश को जो नुकसान हो रहा है और जिस देश की सियासत कटघरे में आ रही है उसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाए जब एक तरफ ये बात की जाती है कि डेवलपमेंट की बात सियासत करेगी, देश को आगे ले जाने की बात सियासत करेगी, लेकिन कुल मिलाकर सियासत धर्म के इर्द गिर्द आकर सिमटने लगती है और उसे चुनावी फायदा उसमें ढूंढने लगती है, तब सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, और सियासत को उन सवालों से भागना नहीं चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो सुनवा रहे पहले हम अपने दर्शकों को। वो ताजमहल जिसकी वजह से हमारे मुल्क की शान और शौकत और भी ज्यादा मानी जाती है, कहते हैं उसको भी मंदिर बनाओ। मैं
आज यहाँ से अपने तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको इल्तिजा करती हूँ, उनको गुजारिश करती हूँ कि अगर इस मुल्क में अमन कायम रखने के लिए ये हमारी मस्जिदें ले जाए, इनको बोले एक ही बार ले जाओ। ये आज बाबरी मस्जिद को उसको तोड़ो, कल वाराणसी, परसों ताजमहल, उसके बाद कोई और मस्जिद, ये मत करो। हमारा क्या है, मुसलमानों का क्या है? हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है, वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है। अगर हमारी मस्जिदें, अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो। तो इस पर ये वो रिएक्शन है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, IM की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल थोड़ी देर पहले डॉक्टर रिजवान अहमद ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो कहते हैं धर्म विशेष की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन खुद उसी धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। तो इस देश में तो हिंदू मुसलमान हर वो सियासी दल कर रहा है जो इस समय सियासी मैदान में और चुनावी फायदा ढूंढ रहा है। मुझसे पूछ रही अदिति? दानिश कुरैशी, आप ही से पूछ रही हूँ। जी। देखिए, मैं तो एक बात आपको कह दूं अदिति, कि जिस तरीके से देश में पिटिशन पे पिटिशन चल रही है 1991 के कानून लागू होने के बावजूद भी, और जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री खामोश हैं, वो ये कहने से कतरा रहे हैं कि जी हम 1991 के कानून से बंधे हुए हैं, उस तरीके का माहौल जो बन रहा है सरकार की तरफ से, वो पूरा समूचा माहौल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ वो खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद अगर काउंटर में कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको पेश ऐसे किया जा रहा है जैसे कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल देश के अल्पसंख्यक बना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। फैसले ऐसे आ रहे हैं, फैसलों से मतलब क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, आपको इस देश की अदालतों, आप इस देश की अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कानून 1991 का लागू है, उसके बावजूद भी पिटिशन एंटरटेन की जा रही हैं धार्मिक स्थानों की, तो उसको फिर क्या कहेंगे बताइए आप? नहीं, तो उसके बाद आप जाकर अपील कर लीजिए, उसको ये कहेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, उसमें बैठकर खाली सियासत नहीं करेंगे, टीवी डिबेट्स में आकर नहीं कहेंगे कि ये 1991 एक्ट का वायलेशन है, अदालत में जाकर कहेंगे, अदालत में जाकर कहेंगे। सुनिए मेरी बात। इस देश में अगर कोई भूखा है तो क्या वो अदालत में रोटी मांगने जाएगा? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कुछ? नहीं, तो आपका मतलब ये है कि आप सरकारों को, आप मतलब ये कह रहे हैं सरकारें अदालतें भी लगा लें? अब आपके कहने का मतलब ये है? लेकिन कानून का उल्लंघन प्लीज तो केंद्र आप किस तरह की कंपेयर, किस चीज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इस देश की सरकार जो अदालत लगा ले, आपके कहने का मतलब ये है कि अब सरकारों को अदालत लगानी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं अदिति जी, आप ये कह रही हैं कि कानून का उल्लंघन पे उल्लंघन होता रहे और अपील पे अपील होती रहे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर निचली अदालत के फैसले से आप असहमत हैं तो ऊपर की अदालत में जाइए। एज बेसिक एज दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर। मैं ये कह रही हूँ जो शायद आप नहीं समझ पा रहे। डॉक्टर रिजवान, जल्दी से 20 सेकेंड्स आपका जवाब, और उसके बाद मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, प्लीज। डॉक्टर रिजवान। हाँ ओके, महबूबा मुफ्ती ने जो बात कही उसका बस एक छोटा सा जवाब है कि इस भाईचारे के लिए ना ताजमहल चाहिए ना जामा मस्जिद चाहिए। अरे तुम कश्मीरियों ने जो मंदिर तोड़े हैं ना, तुम उन्हें बनवा दो, पूरे देश में भाईचारा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, अदिति मुझे तो उस टाइम याद नहीं है जब $1 $70 के बराबर हुआ करता था, आपको भी शायद याद नहीं होगा। इस देश में कब भुखमरी नहीं थी, कब बेरोजगारी नहीं थी। इसका मतलब 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट आया और हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया, वो भी गलत किया गया, क्योंकि पहले नेहरू जी को सारी बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए थी, सारी गरीबी खत्म करनी चाहिए थी। 1985 में जो शाहबानों के लिए आप लोग लड़े, तो आप लोग गलत लड़े। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। उसके बाद डाइवोर्स एक्ट आया 1962 में, जिसमें अधिकतर हिंदू आदमियों को सजाएं हुई, तो वो भी नहीं आना चाहिए था। अरे भाई,
पहले तो रोजगार की समस्या सॉल्व होनी चाहिए थी ना, पहले विकास होना चाहिए था, कानून बाद में आ जाते। अदिति, ये लोग बात ऐसी करते हैं, मैं हंसू ना तो क्या करूं? या तो मैं हंस सकता हूं या मैं रो सकता हूं। आप बता देना आपको क्या अच्छा लगता है, वही कर दिया करूंगा। नहीं सर, इस देश में सबको आजादी है, हर फैसला लेने की आजादी तो आपके पास है सर, अपना फैसला आप लें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर रिजवान अहमद और दानिश कुरैशी हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।